दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत तुगलक, सैयद और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत में तुगलक, सैयद और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण या सोंधर देने की प्रथा का आरंभ किया था? तो सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को सहायता देने के लिए दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। इसका प्रमुख अमीर कोही था। वो राज्य की तरफ से कृषि विकास हेतु सोंधर या तकावी यानी कृषि ऋण प्रदान करता था। इसके लिए मोहम्मद तुगलक ने 70 लाख टन का व्यय किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा था? तो सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न और प्राणदंड झेलना पड़ा था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते हैं? ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते। अगला है कि सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया था? तो याद रखिएगा, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया। उसके काल में सैनिकों की नियुक्तियां वंशानुगत आधार पर होने लगी और सैनिकों को भी वेतन जागीर के रूप में दिया जाने लगा था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुगलक साम्राज्य विभक्त था कितने प्रांतों में? तो सही उत्तर 23 मुक्त या प्रांतों में। याद रखिएगा, तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों या प्रांतों में विभक्त था। इसमें कश्मीर, बलूचिस्तान और पूर्वांचल के क्षेत्रों के अतिरिक्त सारा उपमहाद्वीप शामिल था। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वर्ग द्वारी नामक शिविर। देखिए, स्वर्ग द्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक से। स्वर्ग द्वारी नामक शिविर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गंगा नदी के तट पर 1339 में स्थापित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? आपको बताना है। तो उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल किया। इसने दीवाने विजारत को आदेश दिया कि इक्ता की मालगुजारी में 1 वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि न की जाए। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक शासन किया। वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी और गयासुद्दीन का नाम गाजी मलिक अथवा गाजी बेग तुगलक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर गयासुद्दीन तुगलक से। सुल्तान गयासुद्दीन तथा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। जब सुल्तान 1324-25 में बंगाल की महत्वपूर्ण विजय करके दिल्ली लौट रहा था तो इसने कहा कि औलिया साहब दिल्ली छोड़ दें। तो औलिया ने कहा, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान के स्वागत के लिए अफगानपुरा में लकड़ी का पंडाल बनवाया गया था जो हाथी के पैर से टक्कर लग जाने के कारण ध्वस्त हो गया, जिसमें सुल्तान, उसका बेटा मोहम्मद खां और 5 अन्य गणमान्य व्यक्ति दबकर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार ये जूना खां का षड्यंत्र था। बर्नी और फरिश्ता इसे मात्र दुर्घटना कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि ये साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? तो सही उत्तर ये जियाउद्दीन बर्नी का कथन है। मोहम्मद बिन तुगलक की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन था। देवगिरी यानी दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने के कारणों के विषय में विद्वानों के मतों में भिन्नता है।
जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। ईसामी लिखता है, सुल्तान खूनी और रक्त पिपासु था। वो दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था क्योंकि वे लोग सुल्तान के महल में गालियों वाले पत्र भेजते थे। इसके अलावा इब्न बतूता लिखता है कि एक अंधे को घसीटकर दिल्ली से दौलताबाद लाया गया। और डॉक्टर ए.के. निजामी ने लिखा है कि समस्त जनता को जाने का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि सरदार, शेख, उलीमा और उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए थे। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो सही उत्तर तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। प्रतीक मुद्रा पर अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लेख थे। चीन में कुबलाई खां के समय सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। ईरान में भी सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल हुआ था? तो सही उत्तर व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई से। बर्नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाए, जबकि फरिश्ता के अनुसार ये सिक्के पीतल के थे। संभवतया दोनों ही धातुओं के सिक्के चलाए गए थे। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के अनुसार इस योजना की असफलता का दोष नागरिकों पर था, जिन्होंने उन नवीन सिक्कों की धातु को परखने का उसी प्रकार प्रयत्न नहीं किया जिस प्रकार वे चांदी और सोने के सिक्कों को परखते थे, और इसके फलस्वरूप वे असली और नकली सिक्कों में अंतर न कर सके। जबकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका दोष सुल्तान को था, क्योंकि उसने ऐसे सिक्के नहीं बनवाए जिनकी नकल करना संभव न होता। वास्तव में इस असफलता का दायित्व दोनों पर था। सुल्तान ने उन सिक्कों की नकल न किए जाने की व्यवस्था नहीं की और नागरिकों ने इसका लाभ उठाकर नकली सिक्के बनाने आरंभ कर दिए थे। अगला प्रश्न है, अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरान सादाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सादाह अमीरों का विद्रोह 1336 से 1345 के मध्य हुआ था। अलाउद्दीन के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए, लेकिन 4 विद्रोह प्रमुख थे: 9 मुस्लिमों का विद्रोह, अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। और फिरोज तुगलक के काल में महदवियों का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और जिस भूमि पर खेती न हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था। फिरोज तुगलक ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खुलवाया था। अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की गई थी और निर्धनों और वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दीवाने इस्तेहाक यानी पेंशन विभाग की स्थापना की गई और दीवाने अर्ज की स्थापना बलवन ने की थी। अगला प्रश्न है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? तो उत्तर है मोहम्मद तुगलक ने। तुगलक शासनकाल में प्रशासन संबंधी राजस्व और आर्थिक अधिकारों को सैनिक कार्यभार से अलग करना था। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन मोहम्मद तुगलक के शासन रूढ़ होने के बाद आया। अब राजस्व संबंधी उत्तरदायित्व मुक्ता या वली से लेकर नए अधिकारी वली उल खराज को सौंपा गया। इब्न बतूता स्पष्ट तौर पर कहता है कि अक्ता में 2 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। प्रथम वली उल खराज जो लगान वसूल करता था और दूसरा अधिकारी अमीर जो सेना की देखरेख करता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दारुल सफा होता था क्या? आपको बताना है। तो सही उत्तर एक चिकित्सालय। सल्तनत काल में रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की। यहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है। ये किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अरबी।
इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर इब्न बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वत्ता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो सही उत्तर उत्तरी अफ्रीका से। इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के टैंजियर का निवासी था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और उसने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली को प्रस्थान किया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? आपको बताना है। तो सही उत्तर इब्न बतूता ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि इब्न बतूता ने हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। दोस्तों, तुगलक काल का लेखक ईसामी अपनी पुस्तक फुतुहात उस सलातीन में लिखता है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होता था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान शासक था। अरबी फारसी की जानकारी के साथ खगोल शास्त्र, औषधि शास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन में भी रुचि रखता था। जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूर्य ने से इसके अच्छे संबंध थे। ये उनसे धर्म पर वाद विवाद करता था। इसने प्रशासनिक पदों पर योग्यता के अनुसार नियुक्तियां की, जिसके परिणाम स्वरूप अकुलीन और हिंदुओं को भी बड़े बड़े पद प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा दिल्ली का सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वो बहुत ही विवेचनात्मक बुद्धि और खुले दिमाग वाले व्यक्ति था। उसका वार्तालाप न केवल मुसलमान रहस्यवादियों से चलता था, बल्कि हिंदू योगियों और जैन विद्वान जिन प्रभा सूर्य से भी चलता था। वो योग्यता के आधार पर किसी को भी ऊंचे पद देने को तैयार रहता था, चाहे वो अमीर घराने का हो या अदना परिवार का। अगला प्रश्न है, तारीख़ फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। तारीख़ फिरोज शाह का लेखक शम्स, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारीख़ फिरोज शाही का लेखक जो है ये शम्स ए सिराज अफीफ था। शम्स ए सिराज अफीफ। तारीख़ फिरोज शाही का लेखक शम्स उस सिराज अफीफ था। इस ग्रंथ की रचना अफीफ ने बरनी की तारीख़ फिरोज शाही की समाप्ति के बाद किया था। फिरोज शाह तुगलक पर आधारित है ये पुस्तक। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही यानी आत्मकथा की रचना की और इस ग्रंथ में फिरोज शाह ने अपने शासन के विभिन्न आदेशों और स्वयं द्वारा नवनिर्मित भवनों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक हुआ। सुल्तान फिरोज शाह की इतिहास में बड़ी रुचि थी। इसका प्रमाण उसकी रचना फुतुहात फिरोज शाही से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत उसने अपने शासनकाल के विभिन्न आदेशों और उनके द्वारा नवनिर्मित भवनों का उल्लेख किया है। फिरोज शाह को भी विद्या से बहुत अनुराग था और ये कहा जाता है कि वो विद्वानों और कवियों पर प्रतिवर्ष 36 लाख टंके व्यय किया करता था। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1326-27 में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया। देवगिरी, जिसका नाम कुतुबाबाद था, इसने दौलताबाद रखा और बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया।
इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तरी और दक्षिणी भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। देवगिरी को राजधानी बनाने में संभवतः उसका मूल अभिप्राय यही था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तुगलकाबाद तो गयासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद तुगलक, फिरोजाबाद तो ये फिरोज तुगलक और खिजराबाद अलाउद्दीन। यहाँ पर सही 2 3 4 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूर्य और राजशेखर नामक 2 जैन विद्वान थे? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन सी। जिन प्रभु सूर्य और राजशेखर जैसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वो अरबी और फारसी का विद्वान और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र में पारंगत था। मोहम्मद तुगलक एक उदार शासक था। वो हिंदुओं के त्योहारों विशेषकर होली में शामिल होता था। उसने योग्यता के आधार पर प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां की। परिणाम स्वरूप भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को बड़े बड़े पद मिले। रतन को सेहबान का तथा मीरन राय को गुलबर्गा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर थट्टा अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा यानी सिंध अभियान के दौरान हुई थी। उसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना 1359 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था जिसने स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी और ख्वाजाए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। शर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। अगला प्रश्न है, जौना खां किसका प्रथम नाम था? तो सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। इसका प्रथम नाम जौना खां था। अगला प्रश्न है, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? तो सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आप जान लीजिए, जौनपुर का शाही किला फिरोज शाह तुगलक ने 1362 में बनवाया था। शाही किला गोमती नदी के बाएं तट पर शहर के बीच में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी, जो बाद में सरकी साम्राज्य की राजधानी बनी। सरकी शासक हुसैन शाह शर्की के काल में लोदी शासक बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया और उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? ऑप्शन है जकात, जजिया, सिंचाई कर या खम्स। तो सही उत्तर सिंचाई कर। दोस्तों याद रखिएगा, फिरोज तुगलक ने 24 कष्टकारक करों को समाप्त कर दिया और इस्लामी कानून के स्वीकृत केवल 4 कर
देखिए, जजिया, जकात, खिराज और खुम्स लगाए। इन करों के अतिरिक्त फिरोज ने सरकारी नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र से सिंचाई कर यानी हक ए शर्ब भी प्राप्त किया। सिंचाई कर लेने वाला फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जजिया से ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, विक्षिप्त और अपाहिज प्रायः मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और खुम्स युद्ध में प्राप्त लूट का भाग था। फिरोज तुगलक ने लूट के माल का मात्र 1/5 भाग लिया, शेष 4/5 भाग सैनिकों के लिए छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, राजवाही और उलूग खानी क्या थीं, आपको बताना है। तो सही उत्तर फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। फिरोज तुगलक ने कृषि और सिंचाई के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषि सिंचाई के लिए उसने नहरों का निर्माण कराया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजवाही और उलूग खानी नहरें थीं। उलूग खानी नहर यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी थी और राजवाही नहर सतलज से घाघरा तक 96 मील लंबी थी। बाद में ये नहरें बंद हो गई थी जिसकी मरम्मत अकबर ने करवाई थी। शाहजहां के काल में इन नहरों का विस्तार दिल्ली तक किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता ये थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने और उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा, जो कि अंबाला में है, वहाँ से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। अगला प्रश्न है, निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। तो उत्तर है फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी और उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था और कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का ये शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस लेने के लिए सैनिक को सोने का सिक्का दिया था। वो शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था। तो सही उत्तर फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक वह शासक था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया। फिरोज तुगलक ने नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोला था। इन्होंने लोगों के गुण और योग्यता की जांच पड़ताल कर नियुक्ति प्रदान करने का प्रयास किया। इससे बेकारी की समस्या का समाधान होता था। सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण भी कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था, आपको बताना है। तो दान का लंगर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो याद रखिएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में विभिन्न जनहितकारी कदम उठाए और उसने सरायों का निर्माण किया, विभिन्न नगरों की स्थापना कराई, दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग का गठन किया, अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया और फिरोज शाह तुगलक ने भारत में अनेक नहरों का निर्माण कराया और हक्के शर्ब नामक सिंचाई कर को जनता पर आरोपित किया। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1398 में। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 के बीच 1398 में हुआ। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उसमें से एक था काफिरों से युद्ध, उनका विनाश और दूसरा धन की प्राप्ति थी। जनवरी 1399 को तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश। तो सही उत्तर तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कई राजवंशों ने शासन किया
1210 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत जो है इसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1412 तक सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था। तुगलक वंश के बाद आइए सैयद और लोधी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, आपको बताना है। तो सही उत्तर लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। अगला प्रश्न है सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो उत्तर है बहलोल लोधी। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी सैयद वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोधी ने इसे गद्दी से उतारकर लोधी वंश की नींव रखी। सिकंदर लोधी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया था। मोहम्मद तुगलक को प्रिंस ऑफ मेनिरियस की उपाधि मिली थी और इब्न बतूता ने सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे कौन थे? तो सही उत्तर है हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। 1713 से 1720 तक मुगल राजनीति में सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया। 1719 में इसे सिंहासन से हटा दिया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया था। अगला प्रश्न है एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वो कौन था? तो सही उत्तर बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। वो बहुत साधारण व्यक्तित्व का था। वो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था। अगला प्रश्न है लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो उत्तर है विशुद्ध अफगानी यानी अफगान पठान। लोधी वंश के शासक विशुद्ध अफगानी कुल से संबंधित थे। आमतौर पर अफगानों और विशेष रूप से लोधियों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत विवाद उठाया गया है। इस प्रश्न का सही समाधान न मिलने का कारण ये रहा है कि इन लोगों की वंश परंपरा या कार्यकलापों का कोई संतोषजनक और प्रामाणिक लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि पहाड़ों और रेगिस्तानों के निवासी ये लोग इतिहास की भावना से पूरी तरह अनजान थे। इसलिए भी आधुनिक इतिहासकारों को अपने अनुमान प्रस्तुत करने की छूट रही और किसी ठोस प्रमाण के अभाव में इन लोगों की उत्पत्ति के बारे में कई गाथा कहानियों का प्रचलन हो गया। अगला प्रश्न है तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर है खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। दिल्ली सल्तनत के शासन से तुगलक वंश का अंत हुआ। खिज्र खां ने तुर्की अमीरों पर विजय प्राप्त कर नए राजवंश की नींव डाली जिसे सैयद राजवंश कहा जाता है। माना जाता है खिज्र खां को बुखारा के संत सैयद जलाल ने सैयद कहकर पुकारा था, तभी से वह अपने आप को सैयद कहलवाता था। सैयद स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज समझते थे। सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत पर 37 वर्षों तक 1414 से 1451 तक शासन रहा। 1395 में मल्लू इकबाल के भाई सारंग खां ने उसे मुल्तान से भागने पर विवश कर दिया और वह मेवात चला गया। तैमूर के आक्रमण के अवसर पर वह उसके साथ हो गया और तैमूर ने भारत छोड़ने से पहले उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी प्रदान की। अंत में 1414 ईस्वी में उसने दौलत खां लोधी से दिल्ली को छीन लिया और दिल्ली का पहला सैयद सुल्तान बना। किंतु खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, अपितु रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। वो तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता रहता था। इस प्रकार वह अपने को उसके अधीन मानता था। अगला प्रश्न है बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? आपको बताना है। तो सही उत्तर लाहौर। बहलोल लोधी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वो अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। चूँकि वह लोधी कबीले का अग्रगामी था इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को लोधी वंश कहा जाता है। 1451 में बहलोल लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। उसने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया था।
अगले प्रश्न पर आते हैं, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो सही उत्तर सिकंदर लोदी। 1489 में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। वो लोदी वंश का महानतम शासक था। वो शिक्षित और विद्वान था। उसके आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वो गुलरुखी ईरानी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा का नामकरण सिकंदर लोदी ने ही किया था। उसने राजस्थान के शासकों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से आगरा की स्थापना की। इसका मूल नाम निजाम खां था और इसने प्रशासन का पूर्ण फारसीकरण किया और एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसने पीरों और फकीरों की मज़ारों पर स्त्रियों को जाने से रोका और बहराइच में सूफी सलार मसूद गाजी के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने थानेश्वर के हिंदुओं के मेले पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ये घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो ये इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी का कहना था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। बहलोल लोदी अमीरों को मसनद ए अली पुकारता था और बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्कों को चलाया, जो अकबर से पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन बना रहा। तो सही उत्तर है, इब्राहिम लोदी भारत का ऐसा अकेला सुल्तान है जो युद्ध स्थल पर मारा गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत तुगलक, लोदी और सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।